नमस्कार, मैं आपके साथ महेंद्र श्रीवास्तव। अक्सर हम कभी कभी पॉलिटिकल लोग हमारे साथ होते हैं, समाज सेवक हमारे साथ होते हैं, शिक्षाविद हमारे साथ होते हैं। दिल की बात और ज़िंदगी लाइव 2 प्रोग्राम मेरे ज़ेटी पर अक्सर आते हैं। मेरे मन में एक सपना था, कभी वो शख्सियत मेरे साथ हो जिसके बारे में मैंने सोचा भी था। मैं उनको अपना गुरु कहूँ। पत्रकारिता के क्षेत्र में जब मुझे कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी लिखना नहीं आता था, माइक हाथ में पकड़ना नहीं आता था, वो शख्स आज मेरे साथ है, श्री मुस्तफ़ा हुसैन, जो आज मेरे साथ बैठे हुए हैं मेरे साथ में। इन्होंने मुझे आगे बढ़ाया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मुझे इस मुकाम तक पहुंचाने वाला कोई शख्स है तो मुस्तफ़ा हुसैन। आज मेरी दिल की इच्छा थी कि मैं उनसे कुछ बात करूं। मेरा सौभाग्य है कि आज मैं उनके ऑफिस में और आज उनसे मैं बात कर रहा हूँ। मुस्तफ़ा जी, आपका मैं स्वागत करता हूँ। मेरे मन की बहुत इच्छा थी कि मैं कभी तो आपसे बात करूँ। सबसे ख़ास बात यह है कि महेंद्र, आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और आपको मैंने ख़बर करते दौड़ते भागते ख़बर पे कैसे झपटते हैं, मैंने आपको वो पत्रकारिता करते देखा। आपके अंदर एक जुनून है पत्रकारिता को लेके, आपके अंदर एक ललक देखी मैंने हमेशा। और आपने कई ऐसी खबरें उठाई जो प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पे चर्चा का विषय बनी। और सबसे ख़ास जो आपकी मैंने महारत देखी महेंद्र, वो इंटरव्यूज़ में देखी। आपने कई बड़े लोगों के इंटरव्यू किए। स्वर्गीय सुंदरलाल जी पटवा का मैंने आपका इंटरव्यू सुना। तो ऐसी शख्सियतों से रूबरू होना, उनके स्तर के सवालों को पूछना और फिर वो इंटरव्यू चर्चा का विषय बने। इंटरव्यू रोज़ लोग देते हैं, रोज़ लोग सुनते हैं। अभी जो ज़िंदगी लाइव और जो आपने दिल की बात जो कर रहे हैं, वो भी काफ़ी चर्चित हुए हैं और समूचे मालवा के अंदर वो लोग उसको देख रहे हैं, लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो ये आपका वो जुनून है जो दिखता है इन खबरों के पीछे, इन इंटरव्यूज़ के पीछे वो जुनून दिखता है। और फिर रही बात, तो चूँकि हम लोग साथ ही काम करते हैं, हम भी आपसे कई चीज़ें सीखते हैं। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भीष्म पितामह हो गया कि अब वो सर्वव्यापी हो गया, अब उसको सीखने की ज़रूरत नहीं। और कहीं भी कुछ भी, आज आप आंचलिक पत्रकारिता में जिस तरह से अपना रुझान रखते हैं, वहाँ से कई खबरें हम आपसे उठाते हैं, आपसे देख के लेते हैं कि यार ये खबर महेंद्र ने उठाई है। तो मैं आपको भी साधुवाद दूंगा, आपकी पत्रकारिता को भी साधुवाद दूंगा कि आज मनासा जैसी छोटी सी जगह में रहकर प्रदेश स्तर पे अपना नाम आपने पहुंचाया। ये आपकी मेहनत का परिणाम है। जी महेंद्र। जी भैया, ये आपका बड़प्पन है कि आज आपने इतनी सारी बात करी। मेरी बड़ी इच्छा थी आपसे बात करने की। मैं आज एक ऐसे मुद्दे पर आपसे बात करना चाहता हूँ, चूँकि आप निष्पक्ष हैं, न पक्ष है न विपक्ष, आप निष्पक्ष हैं। मोदी सरकार ने एक कानून बनाया था, कृषि कानून। लंबे समय तक इसको लेकर आंदोलन भी चला और अचानक मोदी सरकार ने कदम पीछे लिए, अपनी बात को वापस ली। तो क्या मानते हैं, किसानों की जीत मानते हैं, मोदी सरकार की हार आप इसको मानते हैं? देखिए महेंद्र, अगर सही बात तो ये है कि ये सवाल जो आप मुझसे कर रहे हैं, कोई पॉलिटिकल लोग होते, कांग्रेस बीजेपी, तो ज़्यादा सूटेबल होता। फिर भी आपने मेरे से बात पूछी है, तो इस आंदोलन को हमने देखा है। और जब ये आंदोलन चल रहा था, इस दौरान मैं 2 बार दिल्ली भी गया जी। और उस आंदोलन को करीब से भी देखा। देखिए, जब आंदोलन शुरू हुआ और जब अभी सच उसको ख़त्म करने का ऐलान नहीं हुआ है, मोदी सरकार ने कृषि बिल वापस ज़रूर ले लिए। तो अब तक करीब 700 किसानों की जान जा चुकी है। जी। तो एक महत्वपूर्ण बात इसमें ये निकल के आती है कि एक सरकार, या मान लीजिए मैं आपको कुछ देना चाह रहा हूँ और आप लेना ही नहीं चाह रहे हो, आप बार बार मुझसे इनकार कर रहे हो कि मुझे ये नहीं चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि सरकार ने कृषि कानून के फ़ायदे ज़रूर गिनाए किसानों को, लेकिन किसान ने कभी ये नहीं कहा कि आप कृषि बिल लागू करो। दूसरी बात है, जो किसानों का जो सवाल था कि उनको भरोसे में लिए बगैर या उनसे चर्चा किए बगैर आपने कृषि बिल अनाउंस कर दी। तो कुल मिलाकर मुद्दे की बात यह है कि कृषि बिल सरकार लाई ज़रूर, लेकिन उसको वापस होने तक 700 किसानों की जानें गई। एक बड़ी बात है। तो जाहिर सी बात है कि जब 700 किसानों की अगर जानें गई और फिर सरकार को बैकफुट पे जाना पड़ा, तो निश्चित तौर पे जो किसानों का सत्याग्रह था, जो आंदोलन था,
उसको कहीं ना कहीं बल मिला और ये मैसेज गया कि किसानों के सामने सरकार को झुकना पड़ा, क्योंकि सरकार लगातार जो कह रही थी कि ये आंदोलन जीवी है, ये आंदोलन करने के लिए ही पैदा हुए हैं, और दूसरे कई तरह के आरोप जो किसान आंदोलनकारियों पे लगे, चाहे वो खालिस्तान के हो चाहे अन्य मामले हो। लेकिन आज वही सरकार ये सब इल्ज़ाम लगाने के बाद बैकफुट पे गई और कृषि बिल वापस ले लिया। तो जाहिर सी बात है कि निश्चित तौर पे इसमें कोई शक नहीं है कि किसानों की जीत तो कही जाएगी और मानी जाएगी कि आखिर किसान जो सत्याग्रह 1 साल से करते रहे तो सरकार को मजबूर कर दिया कि वो बिल सरकार वापस ले। जी, एक बात और आती है मुस्तफ़ा भाई कि अगर नरेंद्र मोदी की अपन बात करते हैं, वो गुजरात के सीएम रहे, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री बने, उनके निर्णय कंक्रीट होते हैं, वो जो निर्णय कर लेते हैं वापस नहीं लेते हैं, और ऐसी स्थिति में ये निर्णय उन्होंने वापस लिया। क्या मानते हैं, उत्तर प्रदेश के चुनाव सर पर हैं, उस डर से उन्होंने वापस लिया, या और कोई वजह इसकी हो सकती है? आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए मैन, इस बात पे हम 2-3 बातें करेंगे। इस बिल पे हम ये भी बात करेंगे कि इस बिल का अफीम उत्पादक अंचल मालवा मेवाड़ से काफ़ी मुद्दा आपने भी उठाया, क्या किसानों का दर्द भी आपने समझा उसको लेकर। और जो बात आपने अभी उठाई है कि जो पीएम मोदी जी की जो इमेज एक डेवलप की गई और उनको जो लौह पुरुष की तरह एक निरूपित किया गया और ये कहा गया कि वो सख्त फैसले लेने वाले पीएम है, चाहे नोटबंदी की बात हो, जीएसटी की बात हो, धारा 370 हटाने की बात हो, तो कहीं ना कहीं जो इस मामले में सरकार बैकफुट पे गई है, तो निश्चित बात है। देखिए, ये देश प्रजातांत्रिक देश है, ये वोटों पे चलने वाला देश है। जब सरकारों को ये लगता है कि उनके इस काम से वोट नहीं मिलेंगे तो वो सारी चीज़ें ताक पे रख देते हैं। जब वोट मिलते हैं तो वो फैसले लेते हैं। तो निश्चित तौर पे ये इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार बैकफुट पे गई, सरकार ने कृषि कानूनों को वापस लिया। तो ये पक्की बात है कि इसके पीछे चुनाव ही एकमात्र कारण है, क्योंकि यूपी के अंदर जो फीडबैक सरकार के पास, सरकार की अपनी एजेंसियाँ हैं और वो एजेंसियाँ अपना फीडबैक देती है, आईबीसी लेके तमाम एजेंसियाँ सरकार के मातहत काम करती है। तो चुनाव को लेके सरकार के पास पूरा फीडबैक आ रहा है, पंजाब, हरियाणा और दूसरे राज्यों को लेके। तो जाहिर सी बात है, और इसी दौरान जो पश्चिम बंगाल के चुनाव हुए और वहाँ पे जो बीजेपी की करारी हार हुई, तो केंद्र सरकार को ये साफ समझ में आ रहा था कि ये फैसला जो है उनके ख़िलाफ़ जा रहा है, और जो फोर्सेस इस बिल को लेके आंदोलन कर रही है वो सरकार के ख़िलाफ़ इसको भुना रही है। तो निश्चित बात है कि ये पूरे मामले में ये समझ सरकार को बैठ गई कि ये फैसला अपने हित में नहीं है, इसलिए सरकार ने अपने कदम बैकफुट पे ले लिए। जी जी, मुस्तफ़ा भाई, मैं दर्शकों को एक वीडियो क्लिपिंग दिखाना चाहता हूँ। राहुल गांधी ने लोकसभा में जो कहा था, मेरे दर्शक इस क्लिप को पहले देखें, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। आप लिख के ले लो मुझे, किसान 1 इंच पीछे नहीं हटने वाला है। किसान आपको हटा देगा, मजदूर आपको हटा देगा, छोटा दुकानदार आपको हटा देगा, मगर वो पीछे 1 इंच नहीं हटने वाला। आपको कानून वापस लेना ही पड़ेगा। राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा कि मोदी सरकार को ये फैसले वापस लेना पड़ेंगे। मानते हैं राहुल गांधी इसमें पूरे हीरो बने? नहीं, देखिए महेंद्र, अब ये एकदम तात्कालिक नहीं कहा जा सकता कि कौन हीरो बना और कौन ज़ीरो बना, क्योंकि क्या है कि ये केवल राहुल गांधी के एक वक्तव्य को आधार बना के 1 साल से जो किसान आंदोलन चल रहा था उसको हम उस पूरे आंदोलन को खाली राहुल गांधी की ने एक सेंटेंस कह दिया और वो सही हो गया, तो इसका मीनिंग ये नहीं कि वो कोई बहुत मतलब इस आंदोलन से जुड़े हुए थे या वो कहीं उतरे हुए थे या इस आंदोलन को चला रहे थे। ठीक है, हम लोग भी नीमच में, मनासा में बैठ के बहुत सारी बातें बोलते हैं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वैसा हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने कहा था इसलिए हो गया। अब राहुल गांधी 1 साल में उन्होंने हज़ारों बयान दिए होंगे, हज़ारों तरह की बातें बोली होगी, उसमें से कोई बात अगर सही हो गई तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि राहुल गांधी हीरो बन जाएंगे। ये शुद्ध रूप से जो किसान आंदोलन कर रहे थे, जो सड़कों पे सो रहे थे, ठंड में रातें काट रहे थे, जिन्होंने सत्याग्रह किया, वो हीरो बने। आप इस पूरे आंदोलन की एक ख़ास बात है कि इसमें कोई भी एक नेता निकल के अभी तक नहीं आया है जिसके माथे पे हम सेहरा बांध सके कि ये इस आंदोलन का हीरो है। तो इसलिए एक बयान अगर किसी नेता का आता है
और वो ये कहता है कि ऐसा हो जाएगा तो और हो जाता है। तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि उनके कहने से ऐसा हुआ, हो सकता है उनका अंदाज़ा सही निकला हो, लेकिन एज सच कांग्रेस पार्टी का इस आंदोलन से कोई सीधा नाता तो था नहीं। कांग्रेस भी एक सपोर्टिंग एलिमेंट था, और जो किसान आंदोलनकारी थे वो उनको बहुत सारे दल सपोर्ट कर रहे थे, बहुत सारे दल उनकी बात में को आगे बढ़ा रहे थे। तो इसलिए इस बात को हम कहें तो मुझे थोड़ा एकदम एक बयान को अगर हम इतना मान ले कि वो हीरो हो गए, ऐसा नहीं है। 135 करोड़ का देश है, इसमें इतनी जल्दी कोई हीरो बनता नहीं है। जी जी, आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था मेरे से, खालिस्तान की भी उसमें बात करी थी, बाकी जो भी बात करी थी। भाजपा के लोग कहते थे इस बात को बहुत अच्छी तरह से कि ये जो सारा किसान आंदोलन है ये मैनिपुलेट है। खालिस्तान की बात भी उन्होंने करी थी, पाकिस्तान मदद इसमें कर रहा है, विदेश इसमें मदद कर रहे हैं। ये जो किसान बिल आया राष्ट्र के हित में आया, इसको वापस लेना कि ये भी राष्ट्र के हित में है, कैसा देखते हैं? नहीं, देखिए मैन, ये सरकारें हैं, सरकारें रातों रात फैसले करती है, फैसले पलट देती है। और बीजेपी ने तो खैर बहुत बढ़ चढ़ कर बयान दिए थे, काफ़ी आगे तक बातों को ले गए थे। 1 साल के उस पीरियड में बीजेपी और अन्य दलों के लोग बहुत, मतलब उन बयानों की अगर फहरिस्त बनाई जाए तो शायद कागज़ कम पड़ जाएगा और कलम की स्याही सूख जाएगी, इतने बयान आ चुके हैं उस पर। लेकिन मुद्दे की बात जितनी है वो ये है कि जो किसान है वो किसान इस बिल के हक में नहीं थे। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ कि जो CPS पद्धति की जो बात अफ़ीम कल्टीवेशन को लेके होती है, हम मालवा मेवाड़ के लोग हैं, यहाँ पे दुनिया में अफ़ीम की सबसे ज़्यादा वैध खेती होती है। तो CPS पद्धति का जो तरीका है वो ये है कि किसान अफ़ीम की बुआई करेगा, उसके बाद सरकार आएगी और वो डोडा जो का पौधा है वो काट के ले जाएगी। उस पूरे डोडे को वो मशीन में डालेगी, उसमें से मॉर्फिन सक कर लिया जाएगा, किसान को कुछ नहीं मिलेगा। तो जो कृषि कानून जो थे, 3 कृषि बिल थे, उसमें एक जो था वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है वो इस CPS पद्धति से जुड़ा हुआ, इसको मदद करता है। क्योंकि जो खबरें हमारे पास थी वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो बात है उसमें यह है कि जो बड़ी कंपनीज़ है वो ठेके पे खेती कराएगी। ठेका इन द सेंस कि यदि आपके मनासा, देवरी, खवासा में, भाटखेड़ी में, कुंडला खानखेड़ी के अंदर मान लीजिए गेहूँ पैदा होते हैं, तो वो एक कंपनी जो बिस्किट बनाती है ग्लूकोज के या कोई भी उसका आइटम बनाती है, वो गांव में आएगी, वो देखेगी कि गांव के अंदर कितनी खेती इस किसान की, रामलाल के पास 10 बीघा है, श्यामलाल के पास 8 बीघा है, ऐसे वो गेहूं का भाव तय कर लेगी। और जब वो एडवांस पेमेंट कर देगी और बोल देगी कि जब आपका गेहूं पैदा हो जाएगा हम उसको तुलाई करके ले जाएंगे, बाकी पैसे दे जाएंगे। ये कृषि बिल का एक अहम हिस्सा था। अफीम के अंदर जो CPS पद्धति का सिस्टम है वो भी सेम यही है। और लगातार बात ये आ रही थी कि दवा कंपनियों को सरकार लाइसेंस दे सकती है अफीम की प्रोसेसिंग का, क्योंकि देश के अंदर 40,000 दवा कंपनियां हैं और जीवन रक्षक दवाओं के लिए वही दवा कंपनियां अफीम के जो बाई प्रोडक्ट है, मार्फिन के जो बाई प्रोडक्ट है, कोडीन, फास्फेट, और ये खरीदते हैं। और चूंकि भारत सरकार की जो अफीम फैक्ट्री है उसके अंदर कोडीन का उत्पादन बेहद कम होता है, ज़्यादा कोडीन हमें विदेशों से आयात करनी पड़ती है। करीब 125 टन कोडीन की ज़रूरत इस देश में पड़ती है। तो जब इस देश के अंदर रॉ मटेरियल है, जब इस देश के अंदर उसकी पैदावार होती है, तो फिर उससे बनने वाला बाई प्रोडक्ट हम विदेश से मंगा रहे हैं, ये हास्यास्पद स्थिति है। मैं थोड़ा इस जवाब ये विस्तार से दूंगा। अभी जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी, जब केंद्र सरकार ने सुझाव मांगे थे अफीम को पट्टे को लेके, तब हमारे यहाँ के जो कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा, उन्होंने कहा था कि नीमच अफीम फैक्ट्री का एक्सपांशन होना चाहिए या नई अफीम फैक्ट्री बनना चाहिए। उसका कारण ये कि जब हमारे पास प्रचुर मात्रा में ओपीएम है तो हम उसकी प्रोसेसिंग यहीं करें और उससे हमें जो विदेशों को जो हमें रुपया देना पड़ता है वो ना देना पड़ेगा जब हमारे पास रॉ मटेरियल है। क्योंकि जब हमारे घर में गेहूँ पैदा होते हैं तो हम जावरा गोल्ड का आटा क्यों मंगाएंगे? तो जब हमारे घर में अफीम पैदा होती है तो हम विदेशों से कोडिन फास्फेट क्यों मंगाएंगे? तो ये सकलेचा जी का जो सुझाव था बेहद अमूल्य था। तो मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ कि सरकार जो है वो अफीम की प्रोसेसिंग प्राइवेट सेक्टर में देना चाहती है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर अफीम की प्रोसेस देंगी सरकार, जब देगी
तभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वो कंपनियां करवा पाएगी। यदि कृषि बिल के तीसरे हिस्से की बात करें, इस पे मैंने खबर भी की थी और वो खबर नेशनल लेवल पे चली थी कि भाई जो दवा कंपनियां है वो गांव में आएगी, वो आपसे बात करेगी कि आपके पास कितने आरी का पट्टा है, इतने आरी का पट्टा है, आपकी कितनी अफीम डोडे कितने निकलेंगे, इतने निकलेंगे, आपको एडवांस पेमेंट देगी। जब फसल हो जाएगी वो आपसे वो डोडा लेके वो प्रोसेसिंग करके उससे मॉर्फिन और 22 प्रोडक्ट निकाल लेगी। लेकिन चूंकि कृषि बिल वापस होने से इस बात की संभावनाओं पर विराम दिखता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो क्लास था वो ख़त्म हो गया है। तो ऐसी स्थिति में अब केंद्र सरकार ओपीएम की खेती भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे नहीं करवा पाएगी। और जो सीपीएस पद्धति की बात इस देश में की जा रही है, ये शायद आप पहले व्यक्ति होंगे जो इस खबर को जारी करने वाले पूरी देश में, और ख़ास तौर पे मालवा मेवाड़ से जुड़ा मामला है। तो चूँकि अगर सरकार के पास आज की तारीख में वो साधन संसाधन नहीं है, आज उनके पास कोई मशीनरी नहीं है कि वो डोडे से सीधे मार्फिन निकलवा सकें, तो सरकार के पास अरेंजमेंट नहीं है, तो निश्चित बात थी कि वो जो कानून, कृषि कानून का तीसरा पार्ट था, उसके तहत वो दवा कंपनियों को प्रोसेसिंग का लाइसेंस देती, वो दवा कंपनियां जो है वो गांव में अफीम पैदा करवाती। लेकिन अब जब ये कृषि बिल वापस हो गए तो इस बात की संभावनाएं भी अब क्षीण होती जा रही है कि देश में सीपीएस पद्धति लागू होगी। ये अलग बात है कि इस बार जो घटिया अफीम मिली है, जिनको 3.7 जिनकी मॉर्फिन परसेंटेज रहा है, उनको सरकार ने उन इन्फीरियर जो ओपीएम देने वालों को कहा कि हम आपको पट्टा देंगे, पर आपको अफीम निकालने की इजाज़त नहीं होगी, आप पूरा डोडा जमा कराओगे। तो मुझे लगता है कि वो प्रोसेस एक तरह से किसानों के लिए एक ऐसा प्रोसेस हो जाएगा कि वो लोग अगली बार, अगर इस बार उन्होंने अपना खेती पूरी ढंग से कर दी इन्फीरियर वालों ने, तो अगली बार वो मेन पट्टों की लिस्ट में आ जाएंगे। तो शायद अब मुझे लगता है कि कृषि बिल वापस जाने के बाद सीपीएस पद्धति वाली जो नियम था वो भी, और मैं आपको फिर एक बात बता दूं कि यदि आप आज हमारी मुलाकात महज नहीं होती तो मैं ये खबर जारी करने का सोच रहा था 2 दिन से कि भाई कृषि बिल ये एक्सक्लूसिव बात है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है मालवा मेवाड़ के लिए कि वो जो कृषि बिल के तीसरे हिस्से में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो क्लॉज है वो ओपीएम कल्टीवेशन पे पूरा फिट था। और अगर अब ये बिल वापस हो गया तो अब इस बात की संभावनाएं ख़त्म हो गई है। अब सरकार को ही जो, जैसा कि उन्होंने सकलेजा जी ने मांग करी कि नया प्लांट लगाया जाए या इस फैक्ट्री का एक्सपांशन किया जाए, अब मुझे लगता है कि सरकार इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी और उस स्थिति में किसानों को बड़ी राहत होगी, उनको पोस्ता दाना भी मिलेगा और उनको दूसरे बेनिफिट्स भी मिलेंगे जो सरकार से किसान मांग करते रहे हैं। जी। एक और मुझसे भाई एक बड़ा सवाल मेरे मन में आ रहा है कि आपने यूपीए गवर्नमेंट भी अपने देखा, इंडिया गवर्नमेंट अपने देखा, जब जब किसान को लेकर कोई योजना बनती है, कोई बिल आता है, कोई भी ऐसी योजना सरकार बनाती है, अक्सर उसका विरोध होता है। आप अक्सर देख रहे हैं, मैं भी, अपन सब इस चीज़ को देखते हैं। क्या सरकार जब योजना बनाती है तो किसी एक्सपर्ट को साथ में नहीं रखती जो कृषि के बारे में जानता हो? क्या ये कमजोरी नहीं है सरकार की? आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए महन, इस बात को आप फिर मालवा मेवाड़ के परिप्रेक्ष्य में समझिए तो ये ज़्यादा आसान होगी। आप पत्रकारिता में 25 साल से हैं और काफ़ी आंचलिक पत्रकारिता करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में घूमते हैं और खेती किसानी से बखूबी वाकिफ़ हैं, बहुत नज़दीक से देखते हैं आप, और आपने कई बड़ी खबरें भी उनसे जुड़ी हुई की है, मैंने देखी है। आप जब दूसरे स्टेट के चैनल्स में काम करते थे तो मैं आपको एक ख़ास बात बताता हूँ कि जब अफीम पॉलिसी बनती है तो कई साल से ये मांग उठती है। जब यूपीए सरकार केंद्र में थी तब यही किसानों के साथ बीजेपी मांग उठाती थी। अब जब बीजेपी सरकार केंद्र में है तो कांग्रेस इन किसानों के साथ मांग उठाती है और वो ये कहती है कि जब आप ओपीएम पॉलिसी ड्राफ्ट कर रहे हो तो इसमें अफीम उत्पादक अंचल के जो जनप्रतिनिधि है आपके, उनसे मशवरा किया जाए, उनसे सलाह की जाए, या आपके ऑफिसर उन किसानों के बीच में जाके और उनसे बात करें कि भाई इस बार मौसम का हाल क्या है, इस बार पानी की स्थिति क्या है, इस बार इलेक्ट्रिसिटी की स्थिति क्या है, क्या मार्केट कह रहा है,
कितने आरी का पट्टा देना चाहिए, क्या सुइटेबल होगा। लेकिन आप ये बताइए कि इतने साल की पत्रकारिता में, मुझे 30 साल हो गए, कभी भी ओपियम पॉलिसी के ड्राफ्ट पर किसी भी जनप्रतिनिधि की या अफीम उत्पादक अंचल के जो मुखिया है, पटेल है, उनसे कोई मशवरा नहीं किया। नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आप ये बताइए कि जो IRS अफसर दिल्ली में बैठे हैं, जिन्होंने ओपियम कल्टीवेशन का कुछ भी काम नहीं देखा, उनको नहीं पता कि अफीम कैसे पैदा होती है, क्या सिस्टम है, तो आप ये बताइए वो लोग पॉलिसी ड्राफ्ट करते हैं। मैंने कई जो अफीम उत्पादक अंचल मालवा मेवाड़ा के कई MPs जो हैं, उनके प्रपोजल्स देखे हैं जो उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को अफीम पॉलिसी के समय दिए। जब अफीम पॉलिसी का ड्राफ्ट आता है तो उसमें उनके दिए हुए प्रपोजल में कुछ भी शामिल नहीं होता है। तो आप ये बताइए कि अब वो जो अधिकारी बैठे हैं दिल्ली के अंदर, वो पूरा ड्राफ्ट अपने हिसाब से बनाते हैं, उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि ज़मीन पे हालात क्या है। तो ठीक वही सवाल जो आपने मुझसे किया कि जब कोई सरकार कानून बनाती है और वो बिल वापस लेना होते, तो उनसे बिल बनाने से पहले मशवरा क्यों नहीं होता है। तो मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि अगर अफीम पॉलिसी में बात की है, आप प्याज पे देख लीजिए, आप लहसुन पे देख लीजिए। आप देखिए प्याज जब किसान के खेत में होता है तो मवेशी खाते हैं, वही जब कोल्ड स्टोरेज में चला जाता है तो 150 रुपये किलो बिकता है। तो आप ये देखिए ये इतना वेरिएशन क्यों होता है। जब प्याज किसान के खेत में है तो मवेशी क्यों खा रहे हैं, अठन्नी का भाव मिलता है। तो ये बीच के अंदर ये खेल कहाँ हो रहा है, क्या इसकी कोई पूरी एनालिसिस सरकारों ने की, चाहे वो सरकार किसी की पार्टी को, सपा बसपा कांग्रेस बीजेपी XYZ। यस। आज एक और महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं कि भारत की GDP के अंदर कृषि का योगदान 20% का है। आपको मैं भारी अचरज की बात बताता हूँ, ये 20% लोग कौन हैं। आप ये बताइए, फसलें तबाह हो रही है, किसान मुआवजा ले रहा है, उसी के बगल के अंदर एक नेता का खेत है जिस पे फसल हुई नहीं, और आप वो नेताजी अपनी फसल से 2 करोड़ रुपए की आय दिखा रहे हैं। आम किसान तो है ही नहीं। बिल्कुल सही कहा। जो बिग हैंड्स है वो पॉलिटिकल लोग हैं जो चूंकि एग्जम्प्टेड है एग्रीकल्चर की पूरी इनकम, तो वो उसमें इनकम टैक्स में शो करते हैं, उससे 20% GDP का हिस्सा कृषि पे दिखता है। जबकि वस्तु स्थिति क्या है, ज़मीन पे किसानों की स्थिति क्या है, आप ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। आप कुंडला खान खेड़ी से लेकर डायली या कहीं भी आप घूमते हैं, आपने देखा होगा कि कल 25 साल पहले जब जर्नलिज्म की आपने शुरुआत की थी, तब आपने 20 बीघा देवरी खवासा में 25 बीघा और 50 बीघा के चक देखे होंगे। आज आपने देखा होगा 2 बीघा 3 बीघा के पाती में आते हैं। बिल्कुल। तो कृषि की GDP 20% सरकार जोड़ के चल रही है। आप देखिए कि भाई ये सारा जो जादू मंतर है, ये टोना टोटका है कि पूरा राजनीति के आसपास घूमता है। पॉलिटिकल लोग से इन्फ्लुएंस होता है। जो पॉलिटिकल लोगों का जिसमें फ़ायदा नफ़ा नुकसान होता है वो सिस्टम तय होता है, उस सिस्टम के तहत कानून बनते हैं, उस सिस्टम के तहत बिल पास होते हैं। ज़मीन के ऊपर आके इसका पूरा ऑब्जर्वेशन निकालना, उस पर पूरी बात करना, उसके बाद किसी कानून को अमली जामा पहनाना, ये नहीं होता है जो आपने सवाल किया। जी जी जी। तो मेरा वही कहना है कि जब प्याज किसान के खेत में जा रहा है तो मवेशी क्यों खा रहे हैं, इस बात की तहकीकात सरकार ने क्यों नहीं की, क्यों उसके लिए फुल प्रूफ कहानी नहीं बनाई। ये मामला देश में सबसे पहले मैंने उठाया था। जब मैं यहाँ से भोलियावास की तरफ जा रहा था तो मैंने एक जगह प्याज को मवेशी खाते देखा। मैंने बात पूछा कि भाई ये तो बोले बिक नहीं रहे, अठाने का भाव आ रहा है, ट्रैक्टर ट्राली का भाड़ा इतना है कि हम ले जाएंगे तो माइनस में चले जाएंगे, तो हमने मवेशी को डाल दी। उसके बाद रामविलास पासवान जब केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने 8 रुपये MSP की घोषणा की प्याज के लिए, तब शिवराज सरकार ने 8 रुपये किलो में प्याज खरीदे। उसमें भी बड़ा घोटाला हुआ और वो किसानों की जगह औरों के खरीद लिए गए और लंबी कहानी है वो। तो कुल मिला के जब लगातार ये सिस्टम हो रहा है तो फिर सरकार इस पर बिल क्यों नहीं लाती। जो किसान बात कर रहे हैं, जो मैक्सिमम जो प्राइस की बात कर रहे हैं वो कि भाई इतनी इसकी समर्थन मूल्य हर उपज का फिक्स होना चाहिए। आज कई चीज़ें हमारे यहाँ होती है जो 40 देशों में जाती है। आज कलौंजी या इसबगोल की बात कर लें, किसान के खेत में कितने में जाती है, और जब वो दुबई में या ओमान में बिकती है तो कितने में बिकती है। ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। राइट। और ये आपके हमारे जैसे जर्नलिस्ट पे
वाजिब है, फ़र्ज़ है कि हम किसान की आवाज़ बने। क्यों कि इस छोटी जगह से ये दिल्ली के नक्कार खाने में ये आवाज़ कौन पहुंचाएगा? आप। जी। तो आपने जो विषय किसान बिल का चुना निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण है और आप हमेशा ऐसे मुद्दों को छूते हैं, ये आपकी काबिलियत है। और आखिर आप ये देखिए कि चीज़ें को रिलेटेड हैं, जी। सब चीज़ें एक दूसरे से कड़ी जुड़ी हुई है। तो ये भी जो आपने जो सवाल किया जी वो जी 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 बराबर। मुस्तफा भाई, मैं मेरे इंटरव्यू को एंड क्यों ले जा रहा हूँ, मेरा अंतिम सवाल आपसे ये रहेगा, जो बाई इलेक्शन अभी हुए हैं, जिस तरीके से भाजपा को इसमें करारी हार हुई, उसके बाद केंद्र सरकार ने डीजल पेट्रोल के दाम कम किए, किसान बिल को वापस लिया, क्या लगता नहीं आपको कि सरकार के कहीं ना कहीं पैर डगमगाए हैं इस सब में? ऑब्वियसली देखिए, मैंने अभी 2 मिनट पहले भी कहा कि ये हमारा देश प्रजातांत्रिक देश है, 135 करोड़ का देश है और यहाँ पे सब कुछ सत्ता के आसपास घूमता है। और जिस चीज़ में इस बात की उम्मीद होती है कि सरकारें आएगी, सरकारें वो फैसले लेती है, नेता वो फैसले लेते हैं सरकार बनाने के लिए। जब नेताओं को लगता है कि इन कामों से सरकारें जा सकती है तो नेता वो निर्णय तुरंत बदल लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यदि हमने कड़े फैसले लिए, जैसा कि कहा जाता है कि देश हित में, तो वो देश हित में फैसले लेने का मादा नहीं दिखता है, क्योंकि उनको मालूम है कि सख्त निर्णय से लोग नाराज़ हो जाएंगे, खफा हो वोट की जाएंगे। चोट होती है ना, वो वोट की चोट। तो जो बात आपने कही, निश्चित बात है कि जो बीजेपी को जो ग्लिम्स आ रही है, जो इंटरनल जो खबरें आती है, जो इंटेलिजेंस एजेंसियां जो खबरें देती है, जो स्केच सामने लाती है कि भाई हालात बेकाबू हो रहे हैं, तो फिर 2024 के इलेक्शन है केंद्र के अंदर, तो जाहिर सी बात है कि सरकार को लगने लगा है कि इसका खामियाजा बड़े लेवल पे भुगतना पड़ सकता है। तो सरकार ने धीरे से अपने पाँव प्रकाश पर्व पे पीछे खींच लिए और कृषि बिल से हाथ जोड़ लिए कि हम इसको वापस लेते हैं। जी जी और जी। एक और आप नहीं, आप जो बता रहे हैं निश्चित तौर पे सरकार ने बिल वापस लिया, तो सरकार को लग गया है कि अब हमारा सिंहासन डगमगाएगा अगर अलग इलेक्शन में जो आ रहे हैं इलेक्शन, चाहे यूपी की बात करें, पंजाब की बात, मध्य प्रदेश की बात करें, जो इलेक्शन आएंगे, तो सिंहासन तो डगमगा गया सरकार का। निश्चित बात है, मैं कोई वोटों की लेके घबराहट तो होती है और नेता लोग इस बात का खास ख्याल रखते हैं और रखना भी चाहिए। वो प्रजातंत्र इसीलिए है कि यदि नेता भूल जाएंगे और वो खुद को अमर मान लेंगे तो फिर तो देश के अंदर आम जनता की कोई सुनवाई होना बंद हो जाएगी। 21वीं सदी की जनता है, ये सब कुछ समझती है आजकल। वो 60 और 70 का दशक नहीं है कि जैसा कहा वैसा हो गया, जनता आजकल समझती है। देखिए, मैं आपको एक और ख़ास बात बताता हूँ कि हमारे पेशे के अंदर एक बहुत, जब हम नेताओं से बात करते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं, जब खबरें देते हैं तो उनको बड़ा अजीब लगता है। उनको लगता है कि महेंद्र श्रीवास्तव हमारे ख़िलाफ़ रिपोर्टिंग कर रहा है। वो जब पद पे होते तो खुद को अमर मानते। मैंने कांग्रेस की अनबीटेबल 10 साल की सरकार देखी, तब के कैबिनेट मंत्रियों को देखा, शिवराज जी की सरकार देखी, उनके मंत्रियों को नज़दीक से देखा, तो नेताओं को पत्रकारों का सवाल पूछना या खबरें बताना भी तकलीफ लगता है। जब वो पद पे होते हैं, वो क्या होता है कि जब इंसान पद पे बैठा होता है तो सब तरफ हरा हरा नज़र आता है। उस समय भाई साहब के और एक किस्सा, मैं और दीपक एक रिपोर्टिंग में थे, रूटीन रिपोर्टिंग में जी। तो मुझे अच्छे से याद है कि हम रेलवे स्टेशन गए थे और तब वहाँ पे उस समय के सामान्य प्रशासन मंत्री रहे घनश्याम जी पाटीदार जी, जो स्वर्गीय हो चुके हैं, वो दिल्ली जा रहे थे उस दिन रात की ट्रेन से। तो उनको छोड़ने के लिए बड़ी संख्या में कांग्रेस के लोग रेलवे स्टेशन पे आए थे। हम और किसी रीज़न से वहाँ थे, तो काफ़ी लोग वहाँ थे, 300-400 कांग्रेस के लोग खड़े थे। इतने में घनश्याम जी पाटीदार ने कहा कि पानी पीना है मेरे को। तो मैंने वो सीन देखा कि 101 लोग बिस्लरी की पानी की बोतल लेके दौड़ पड़े थे। तो जब नेता, मैं जो आपने बात की उसको मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूँ कि पद पे जब नेता होता है तो ऐसा सीन होता है। और जब पूर्व हो जाता है, जिस दिन तक सरकार है वो भाई साहब ही कहता रहेगा, वो यही कहेगा कि आपसे महान आदमी इस धरती पे कोई नहीं। और जब चुनाव होते हैं तो वो कब आप
के ख़िलाफ़ वोट कर आएगा, आपको पता नहीं चलेगा। जब आप जिस दिन कुर्सी से उतर जाओगे उस दिन आपको देख के वो रास्ता बदल लेगा। ये प्रजातंत्र की खासियत है। तो जो नेता पद मिलने के बाद बोराते नहीं हैं, डाउन टू अर्थ रहते हैं, जो पब्लिक की आवाज़ होते हैं, किसानों की आवाज़ होते हैं, और वो जर्नलिज्म के क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव लेते हैं। आज महेंद्र ने कोई खबर पढ़ी और सही नेता है तो उस खबर को स्पोर्टमैन स्पिरिट से लेगा, और उसमें उस खबर के बाद वो ये सोचेंगे कि मैं क्या सुधार कर सकता हूँ। राइट। क्या श्रीवास्तव जी ने खबर दी है तो क्या वास्तव में फलाने आंगनवाड़ी में ये हो रहा है, या क्या इस पीएससी में ये हो रहा है। और अगर वो नेता इस खबर को इस ढंग से लेता है कि ओ श्रीवास्तव जी आजकल तो बहुत खिलाफ खबर चला रहे हो, वो नेता फेल हो जाता है। सही कहा आपने, सही तो कहा। हम लोकतंत्र के सजग प्रहरी हैं जो वक्त ज़रूरत नेताओं को जगाते रहते, आवाज़ लगाते रहते, जागते रहो जागते रहो जागते रहो। और जो जागता है वो अपने कार्यों को सुधार लेता है, तो बारंबार वो वापस उसकी ताजपोशी होती है, फिर वो चुना जाता है। आज स्वर्गीय लक्ष्मीनारायण जी पांडे, मैं उनका जिक्र करूँगा, इतने चुनाव लड़े, 7 बार एमपी रहे। मेरे से उनका काफ़ी लाड़ था मेरे पे, और उनका बिना बताए जब कभी वो धन धनाते हुए अंदर प्रवेश कर जाते थे। स्वर्गीय खुवान सिंह जी शिवाजी को मैंने देखा, उन्होंने 7 बार एमएलए रहे, मेरे पे उनका भी बेहद लाड़ था। और एक सच तो ये है कि मेरी जो पत्नी है उनको उन्होंने बेटी बनाया, और एक पिता के जो सारे जो हक होते हैं वो अदा किए। तो स्वर्गीय शिवाजी को मैंने देखा कि पुलिया पे बैठ जाते थे, कहीं भी बात कर लेते, सेव खा ली, कचौरी खा ली, कोई भी कुछ बोलता था फ़ोन उठाया, फ़ोन कर दिया। ना तो हाई प्रोफाइल थे, ना कोई बड़ी गाड़ियाँ थी, ना उनके वो रंग ढंग थे। स्वर्गीय नालाल जी पाटीदार अभी गए जी, जो सीतामऊ में थे, लंबे अरसे विधायक रहे, उनको मैंने नज़दीक से देखा। तो ये जो डाउन टू अर्थ नेता है, जो नेता विधायक सांसद बनने के बाद कभी ये अभिमान ना करे कि वो कुछ है, तो वो अनबीटेबल पारी खेलते हैं, लंबे चलते हैं। और आज के नेता, और जो ज़रा सा अगर कुछ मिल गया और उन्होंने अगर फू मचा दी, इंसान को इंसान समझना की भूल कर दी, तो फिर जनता उनको साइज में ले आती है। वो चुनाव उनका आखिरी चुनाव हो जाता है। तो ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। जब इसमें पब्लिक उबलती है तो फिर सरकारों को हाथ पीछे खींचने पड़ते हैं, बिल वापस लेने पड़ते हैं, बैकफुट पे जाना पड़ता है। जी, तो एक बार आपको साधुवाद दूंगा कि आपने करंट इशू और जो हमेशा लोगों का इंटरव्यू करता है, और आज आपने ही उसको कटघरे में खड़ा कर दिया। कटघरे में नहीं। और यह महेंद्र श्रीवास्तव क्या ही नहीं, दमखम है। ऐसा नहीं है। मेरी इच्छा थी कि मुस्तफा भाई से कभी मुझे बात करना है। आप अक्सर लोगों के इंटरव्यू लेते, कभी मैं भी तो इंटरव्यू लेके देखूं। तो आज मैं वैसे आपके साथ बैठ गया और आपने बहुत अच्छी बात करी। और मेरे इस इंटरव्यू को अगर आप लोग देख रहे हैं और पॉलिटिकल लोग भी इसको देख रहे हैं, तो जो मुस्तफा भाई ने भी कहा है कभी भी पूर्व लग सकता है। जो उस हरियाली में रहते हैं, चकाचौंध उनको दिखती है, जिनको लोग भाई साहब बोलते हैं, जब हार जाते हैं, जब पद पर नहीं होते तो उनको कोई नहीं पूछता है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।